हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषरा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे धूर्म स्वामिनी नाटक। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, धूर्म स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इस नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। धूर्म स्वामिनी नाटक में 3 दृश्य है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रसाद जी ने 3 दृश्य लिखा है। ठीक है, मतलब ये 3 अंकों का नाटक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंक की जगह पे दृश्य लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि धूर्म स्वामिनी नाटक में टोटल 3 दृश्य हैं। तो इसमें कुल अंक या दृश्य 3 है। ठीक है, गीतों की संख्या 4 है। ये नाटक समस्यात्मक नाटक है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये धूर्म स्वामिनी नाटक समस्यात्मक नाटक है। प्रसाद द्वारा रचित धूर्म स्वामिनी अंतिम नाटक है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह नाटक अंतिम नाटक है। आगे देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथानक विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि धूर्म स्वामिनी नाटक किस पे आधारित है? तो विशाख दत्त के देवी गुप्त पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, ये कथा ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक है। ठीक है, तो कथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक है जो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो धूर्म स्वामिनी नाटक है, ठीक है, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक है जो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इस नाटक का उद्देश्य। ठीक है, तो नाटक में विवाह विच्छेद, स्त्री पुनर्विवाह एवं नारी स्वतंत्रता की समस्या को उठाया गया है। ठीक है, तो इस नाटक में विवाह विच्छेद दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में एक बार शादी हो गई तो हो गई। ठीक है, उसमें मतलब विवाह विच्छेद, ठीक है, तलाक बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो इस नाटक में विवाह विच्छेद दिखाया गया है। स्त्री पुनर्विवाह को भी दिखलाया गया है। साथ ही नारी स्वतंत्रता की समस्या को उठाया गया है। ठीक है, नाटक में शोषण के प्रति नारी विद्रोह को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस नाटक में नारी का विद्रोह भी दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नाटक के प्रमुख पात्र। सबसे पहले धूर्म स्वामिनी। ठीक है, ये नायिका है, रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। ठीक है, नेक्स्ट पात्र है रामगुप्त। ये चंद्रगुप्त का भाई, धूर्म स्वामिनी का पति, विलासी प्रवृत्ति का राजा है। ठीक है, तो विलासी प्रवृत्ति का शासक है। फिर नेक्स्ट पात्र चंद्रगुप्त, ये धूर्म स्वामिनी से प्रेम करता है। ठीक है, साथ ही वीर साहसी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए मंदाकिनी, ये चंद्रगुप्त की बहन है। ठीक है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी है। ठीक है, यह काल्पनिक पात्र है और ये जो मंदाकिनी है ये देश प्रेमी है। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट पात्र शिखर स्वामी रामगुप्त का अमात्य है। ठीक है, अमात्य मतलब मंत्री। तो शिखर स्वामी रामगुप्त का अमात्य है। ठीक है, धूर्त और चालाक है। नेक्स्ट पात्र देखिए पुरोहित। ठीक है, पुरोहित साहसी निडर पंडित है। ठीक है, साथ ही इसी पुरोहित ने विवाह विच्छेद कराया था। ठीक है, तो ये विवाह विच्छेद कराने वाला पुरोहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सकराज शकों का राजा। ठीक है, सकराज कौन है? शकों का राजा। संधि के लिए, ठीक है, सकराज ने ही धूर्म स्वामिनी की मांग की थी। तो सकराज शकों का राजा है। ठीक है, साथ ही संधि में धूर्म स्वामिनी को ये मांगता है। ठीक है, फिर आगे देखिए कौमा सकराज की प्रेमिका है। ठीक है, नेक्स्ट पात्र देखिए मिहिर देव, ये कोमा का पिता और सकराज के गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट पात्र देखिए खड़क धारणी। ठीक है, ये रामगुप्त की गुप्तचर है। ठीक है, ये खड़क धारणी
धर्म स्वामिनी की गूंगी दासी का अभिनय करती है, जिसे रामगुप्त ने ही भेजा था। ठीक है, रामगुप्त ने ही उसे खड़गधारनी को भेजा था कि पता लगाने के लिए कि धर्म स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। ठीक है, तो ये गूंगी बनके, ठीक है, धर्म स्वामिनी की गूंगी दासी बनके अभिनय करती है। ठीक है, जाती है और इसे रामगुप्त ही भेजता है। ठीक है, यह पता लगाने के लिए कि धर्म स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए खिंगिल। खिंगिल सकराज का संदेश वाहक या दूत। ठीक है, तो खिंगिल कौन है? दूत है। ठीक है, सकराज का दूत। फिर आगे देखिए ये अन्य पात्र है सामंत कुमार, सक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा और नर्तकियां। ठीक है, तो ये अन्य पात्र है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सारांश। ठीक है, धर्म स्वामिनी नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि धर्म स्वामिनी नाटक किसके आधार पर लिखा गया है, तो विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त के नाटक के आधार पर। ठीक है, गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने अपने 2 पुत्रों में से बड़े बेटे रामगुप्त को लायक ना पाकर छोटे बेटे चंद्रगुप्त को भावी उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने राजा बनने के लिए, ठीक है, आने वाला शासक चंद्रगुप्त को चुना था। ठीक है, भावी उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त को चुना था। ठीक है, क्योंकि रामगुप्त लायक नहीं था। ठीक है, वो बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है, साथ ही अयोग्य था, इसीलिए समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को भावी उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शिखर स्वामी से मिलकर अनेक षड्यंत्र किया और रामगुप्त राजा बन गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त जो उसका बड़ा बेटा था, ठीक है, वो शिखर स्वामी से मिलकर अनेक षड्यंत्र किया और खुद, ठीक है, खुद राजा बन गया। रामगुप्त राजा बन गया। रामगुप्त और शिखर स्वामी के षड्यंत्रों के कारण चंद्रगुप्त ने अपनी उदारता और गिरा क्लेश से बचने के लिए अपने समस्त अधिकार बड़े भाई रामगुप्त को सौंप दिया। ठीक है, रामगुप्त विलासी और कायर है। वह सिंहासन तो प्राप्त कर लेता है, किंतु वह राज्य प्रशासन को चलाने में असमर्थ होता है। वह स्वयं भोग विलास में डूबा रहता है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी से भी विवाह कर लेता है। ठीक है, तो रामगुप्त धर्म स्वामिनी से विवाह कर लेता है। आगे देखिए, रामगुप्त विलासिता में डूबकर अपने कर्तव्यों को भुला बैठता है और इसी का लाभ सकराज उठाता है। सकराज उसके शिविर को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम अंक में जब रामगुप्त धर्म स्वामिनी के कक्ष में आकर पहली बार उससे बातचीत करता है, तो धर्म स्वामिनी उत्तर देती है कि इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बड़ा हुआ है। ठीक है, तो धर्म स्वामिनी कहती है कि जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, वो क्या स्त्री को देने, ठीक है, स्त्री को देने के कारण ही इतना विस्तार हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो रामगुप्त है, ठीक है, वो धर्म स्वामिनी को सकराज के पास भेजने के लिए उसे विवश करता है। ठीक है, आगे देखिए, धर्म स्वामिनी को कुबड़े, बौने, हिजड़ों के साथ रहना पड़ता है। इसीलिए वो कहती है कि संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निर्देश ना मिलेगा क्या। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मानवता का भाव समाप्त हो गया है क्या। ठीक है, कहीं पर भी मानवता की संपूर्णता नहीं है। जिधर देखो सब कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण नहीं
हैं, ऐसे ही मानो इस राजमहल में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो धूर्म स्वामिनी कहती है कि इस राज्य में, ठीक है, मानव की संपूर्णता नहीं है। ठीक है, जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े इत्यादि लोग हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल में, ठीक है, या इस राज्य में मानवता, पूर्ण मानवता नहीं है। रामगुप्त विलासी प्रवृत्ति और क्रूरता के कारण धूर्म स्वामिनी उससे घृणा करती है और अपने पूर्व प्रेमी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। चंद्रगुप्त भी उसे मन ही मन प्रेम करने लगता है। ठीक है, तो जो धूर्म स्वामिनी है, ठीक है, वो रामगुप्त, ठीक है, उससे घृणा करती है। ठीक है, क्योंकि वो विलासी प्रवृत्ति का और क्रूर प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, साथ ही उसके मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है और चंद्रगुप्त के मन में भी धूर्म स्वामिनी के प्रति प्रेम है। ठीक है, आगे देखिए। सकराज रामगुप्त की शक्तिहीनता से परिचित है। रामगुप्त का दुर्ग सकराज के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है, जब रामगुप्त सकराज से संधि की प्रार्थना करता है तो सकराज संधि के शर्त में महादेवी की मांग करता है। ठीक है, साथ ही वह मगध सामंतों की स्त्रियों की भी मांग करता है। इस संधि से रामगुप्त को जरा भी शर्म नहीं आती है। ठीक है, और वह रामगुप्त संधि को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए। रामगुप्त के इस चरम पतन को देखकर धूर्म स्वामिनी का मन घृणा से भर जाता है। ठीक है, तो धूर्म स्वामिनी, ठीक है, जब ये जानती है कि रामगुप्त ने संधि कर लिया है, ठीक है, संधि स्वीकार कर लिया है और मुझे सकराज के पास भेजना चाहता है, ठीक है, तो इस निर्णय से धूर्म स्वामिनी के मन में रामगुप्त के प्रति घृणा होती है। वह रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि उसे सकराज के पास ना भेजे, परंतु रामगुप्त नहीं मानता है। वह इसका विरोध करती है और कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाती है, किंतु उसी वक्त चंद्रगुप्त आकर उसे रोक लेता है। इधर सकराज की प्रेमिका कौमा उसे समझाती है। ठीक है, तो सकराज की प्रेमिका सकराज को समझाती है कि ऐसा गलत काम ना करे। ठीक है, किसी की बीवी को नहीं अपने पास बुलाए। ठीक है, साथ ही मिहिर देव भी सकराज को समझाते हैं, परंतु सकराज नहीं समझता है। ठीक है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण करके धूर्म स्वामिनी के साथ सकराज के दुर्ग में जाता है और मौका पाते ही सकराज की हत्या कर देता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद कोमा और मिहिर देव धूर्म स्वामिनी के पास आकर सकराज का मृत शरीर अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगते हैं। ठीक है, धूर्म स्वामिनी सकराज का मृत शरीर ले जाने की आज्ञा देती है। ठीक है, इसके बाद सकराज दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। ठीक है, साथ ही रामगुप्त अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर मारकाट करने लगता है। ठीक है, और इसी दौरान कौमा और उसके पिता मिहिर देव भी मारे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देते हुए कहता है कि विवाह की विधि ने देवी धूर्म स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। ठीक है, धर्म का उद्देश्य इस तरह पदलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलेश्वी और ऐसी अवस्था में रामगुप्त का धूर्म स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो पुरोहित है, ठीक है, वो कहता है
कि जो रामगुप्त है, ठीक है, वो गौरव से नष्ट, ठीक है, आचरण से पतित है, ठीक है, साथ ही इसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे के हवाले हवाले भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी अवस्था में रामगुप्त का अपनी पत्नी पर कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है, धर्म स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है। परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन से वंचित कर देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को राजा मानते हैं, ठीक है। सब राजा चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं, ठीक है। तब रामगुप्त को बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बुरा लगता है, तो वह छल से, ठीक है, रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार के हाथों रामगुप्त मारा जाता है, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त सम्राट बनता है, ठीक है, और धूम्रस्वामिनी महादेवी बनती है, ठीक है। और इसी के साथ नाटक का अंत होता है। अब देखिए प्रथम दृश्य, ठीक है, प्रथम दृश्य या प्रथम अंक, ठीक है। तो देखिए प्रथम दृश्य में क्या है कि शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे पाचीर, पाचीर मतलब दीवार, ठीक है। तो उसके पीछे पाचीर जैसे पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तप टंगा है। मोटी मोटी रेशम डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंबे से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं, ठीक है। तो ये नाटक का पहला दृश्य है, ठीक है। और वहां पर जो शिविर बना हुआ है, ठीक है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे शिविर कितना सुंदर है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है, ठीक है। तो ये पंक्ति पूछा जा सकता है कि कौन से दृश्य में है, तो प्रथम दृश्य में है, ठीक है। अब हम लोग प्रमुख पंक्तियां, ठीक है, प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले धूम्रस्वामिनी, ठीक है, धूम्रस्वामिनी की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। किसका कथन है, तो धूम्रस्वामिनी की कथन है कि मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर सा भाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मंदिरा में उन्माद उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ, ठीक है। तो ये कथन धूम्रस्वामिनी की है, ठीक है। नेक्स्ट कथन, ये भी धूम्रस्वामिनी की कथन है कि आह कितनी कठोरता है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर, ठीक है, राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, ठीक है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कथन धूम्रस्वामिनी का है। ये कथन रामगुप्त का है, ठीक है। रामगुप्त कहता है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वही स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे, ठीक है। तो ये कथन रामगुप्त का है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये कथन मंदाकिनी का है, ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंदाकिनी का ये कथन है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, ठीक है। छल छंद मतलब छल, ठीक है, राजनीतिक का जो छल है, ठीक है, छल की धूल उड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए मंदाकिनी, ये कथन भी मंदाकिनी की है कि नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा, ठीक है। तो ये कहती है कि न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिखर स्वामी, ये कथन शिखर स्वामी का है कि राजनीति का सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब
उपायों से करने का आदेश है। ठीक है, उसके लिए राजा, रानी, कुंवर, कुमार, कुमार मतलब राजकुमार, और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। ठीक है, तो ये कथन शिखर स्वामी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धर्म स्वामी का कथन है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये धर्म स्वामी का कथन है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी धर्म स्वामी का कथन है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारी विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कथन धर्म स्वामी अपने पति रामगुप्त को कहती है। ठीक है, कि इंसान के पास मतलब राजा के पास अगर संपत्ति हो, ठीक है, तो उसे बहुत सारी स्त्रियां, ठीक है, बहुत सारी रानी मिल सकती है, किंतु अगर व्यक्ति का मान, ठीक है, उसका मान नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। आगे देखिए, ये कथन भी धर्म स्वामी का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। ठीक है, शीतल मणि मतलब पत्थर। ठीक है, तो मणि नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूंगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, ये कथन भी धर्म स्वामी क्या है कि मुझे अपने अपमान में निर्वासन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, ये धर्म स्वामी चंद्रगुप्त से कहती है। ठीक है, और ये कथन चंद्रगुप्त का है। ठीक है, चंद्रगुप्त कहता है जब धर्म स्वामी आत्महत्या करने जाती है, ठीक है, तो उस वक्त चंद्रगुप्त उसे बचाता है। ठीक है, उसी वक्त कहता है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश में दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन। आगे देखिए, चंद्रगुप्त का ये कथन है कि जिस मर्यादा के लिए, जिन महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण ना करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्र गुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पर दलित ना होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, नेक्स्ट कथन देखिए, ये मंदाकिनी का कथन है कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हिजड़ा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपनी हाथों से सजा दूं तो आपको देकर महादेवी को भ्रम हो जाएगा। ठीक है, तो हिजड़ा चंद्रगुप्त को कहता है कि मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं चंद्रगुप्त को तैयार कर दूंगी, ठीक है, उसको लड़की के वेश में सजा दूंगी, तो महादेवी आपको देखकर भी उसे भ्रम हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये कथन धर्म स्वामी का है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था, नियति से अज्ञात भाव से, मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सांझकालीन शीतल आकाश से मिला दिया। ठीक है, तो सांझकालीन शीतल प्रकाश से मिला दिया। ठीक है, तो ये कथन धर्म स्वामी का है। ठीक है, जब वो
चंद्रगुप्त से गले मिलती है, ठीक है, उसमें उसके बाद उसको जो अनुभूति होती है, ठीक है, उसी का धर्मस्वामिनी यहाँ पे वर्णन करती है। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन भी धर्मस्वामिनी का है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त से कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय दृश्य। ठीक है, द्वितीय दृश्य या दूसरा अंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सकराज के शिविर का वर्णन है। ठीक है, तो देखिए शक दुर्ग के भीतर सुनहले खंभों पर एक दलान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों और मोटे मोटे चित्रों वाली तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। ठीक है, तो ये सकराज के शिविर का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय दृश्य का इम्पोर्टेंट पंक्ति। ठीक है, तो देखिए ये सकराज की पंक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था, ठीक है, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। ठीक है, तो ये सकराज कौमा से कहता है। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन भी सकराज का है कि हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैं अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन भी सकराज का है कि भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा, ठीक है, मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कौमा की पंक्ति है। ठीक है, सकराज की प्रेमिका, ठीक है, वो कहती है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट देखिए, ये कथन भी कौमा का है कि आज तुम एक स्त्री को अपने विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी कौमा की पंक्ति है कि राजनीतिक का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन कौमा का है। ठीक है, कि राजनीति का जो प्रतिशोध है, क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। आगे देखिए, ये कथन मिहिर देव का है कि स्त्री का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी कथन मिहिर देव का है कि राजनीतिक ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति, ठीक है, नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ संबंध है। ठीक है, राजनीतिक का साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिहिर देव का ये कथन कि संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। आगे मिहिर देव कहते हैं कि सकराज 2 प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन भी मिहिर देव का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि छल का बहिरंग मतलब बाहरी रंग सुंदर होता है। ठीक है, छल का बाहरी रंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी होता है। ठीक है, विनीत और आकर्षण भी, पर सुखदाई और हृदय को बेधने के लिए ही इस बंधन को तोड़ डाल। ठीक है, तो वो कौमा को कहता है कि जो छल का जो बाहरी रंग है, ठीक है, वो सुंदर होता है, ठीक है, परंतु इस बंधन को तुम तोड़ डालो।
ठीक है। आगे देखिए, ये पंक्ति कॉमा की है। कॉमा कहती है कि मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वलरी, वलरी मतलब बेल, लता, ठीक है। तो वलरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये चंद्रगुप्त की पंक्ति है कि मेरे जीवन निथिर का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपने स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा दृश्य या तीसरा अंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक धूर्म स्वामिनी पद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिने पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है, ठीक है। बाहर कोलाहल होता है, ठीक है। देखिए, ये कथन धूर्म स्वामिनी की है, ठीक है। धूर्म स्वामिनी कहती है कि मैं राजनीतिक नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी का उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट देखिए, ये कथन भी धर्म स्वामिनी की है कि इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह करवाया है उसका उत्साह भी कितना सुंदर है। वह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी है, ठीक है। सकराज की लाश पड़ी हुई है। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तीरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वतः मुझे शांति देगा, तुम्हारा स्वयं मुझे शांति देगा, ठीक है। वो पुरोहित से कहती है कि क्या तुम्हारा ये जो पूजा पाठ है, ठीक है, वो मुझे शांति देगा। आगे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कथन मंदाकिनी की है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उसकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में आलम्बन मांग सके, ठीक है। आलम्बन मतलब सहारा मांग सके, ठीक है। तो मंदाकिनी कहती है कि जिन स्त्रियों को आप लोग धर्म के नाम पे उसका सारा अधिकार छीन लेते हैं, ठीक है, छीन लेते हैं, ठीक है, क्या वो स्त्रियां जब आपत्ति जब उसके पास आती है, ठीक है, तो उसके पास कोई भी सहारा नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब किससे अवलंबन सहारा मांगे, ठीक है। तो उसी चीज को मंदाकिनी यहाँ पे कहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये कथन पुरोहित का है कि स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूरक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये धर्म स्वामिनी की पंक्ति है कि खेल हो या ना हो, किंतु एक कलियुगपति के द्वारा परित्याज्यता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। आगे देखिए, ये बार बार कलयुग शब्द आता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपनी स्त्री को किसी और के लिए, ठीक है, किसी और को समर्पित या सौंप देता है, ठीक है, तो उसी को कलयुग कहते हैं, ठीक है। जो अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर दे, ठीक है, उसी को कलयुग कहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कलयुग कहा था। आगे देखिए, ये कथन कौमा का है कि रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा।
आगे देखिए ये कथन मंदाकिनी की है कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितना असहाय दशा है अपने निर्मम और अवलंबन खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदा सदैव इनको तिरस्कार, ठीक है, मतलब पुरुष लोग स्त्रियों का तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली नहीं समझती, ठीक है, ये बावली नहीं मानती। आगे देखिए ये कथन मंदाकिनी की है कि नारी हृदय उसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपनी सरल प्रवर्तन चक्र से घूमने से रोक रहा है। निश्चित ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये चंद्रगुप्त की पंक्ति है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ठीक है। आगे ये कहते हैं, चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि धर्म स्वामिनी मेरी है। हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मुख स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूं। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवचना, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है कि मैं अपनी आंखों से अपने वैभव और अधिकार, ठीक है, यहाँ से जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पंक्ति धर्म स्वामिनी की है कि मैं तो स्वयं एक परिपक्वता और हतभागिनी स्त्री हूँ, मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है, ठीक है। ये कथन देखिए सामंत कुमार की, ये पंक्ति सामंत कुमार की है, ठीक है। सामंत कुमार कहता है कि मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कुलसित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुंह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छीव और कलियु है, ठीक है। आगे देखिए ये पंक्ति चंद्रगुप्त की है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ, ठीक है। आगे देखिए ये पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त की पंक्ति है कि रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुषे की ढेर पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि कोई भी मलिन है, ठीक है, कूड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुमकुम केसर लगा देंगे तो उससे गौरव नहीं बढ़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे देखिए ये पंक्ति पुरोहित की है, ठीक है। पुरोहित कहता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलयुग किस लिए कहा, जिसने अपनी स्त्री को दूसरे को अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलयुग नहीं तो और क्या है, ठीक है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से धर्म स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, ठीक है। आगे देखिए ये पंक्ति मंदाकिनी की है, ठीक है। मंदाकिनी कहती है कि तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यो ना भेजते। भगवान, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ये मंदाकिनी की का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न
करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों ने दस्यु प्रवृत्ति, ठीक है, दस्यु प्रवृत्ति मतलब दास प्रवृत्ति ने उन्हें लूटा। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलविस किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग गीत पढ़ते हैं। ठीक है, गीत भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 गीत है। ठीक है, प्रथम दृश्य का महत्वपूर्ण गीत। ठीक है, तो ये गीत प्रथम दृश्य का है। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक है, ये गाना मंदाकिनी गाती है कि यह कसक अरे आंसू सह जा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतल फैलाता। ठीक है, तो ये गीत मंदाकिनी का है। ठीक है, प्रथम दृश्य का पहला गीत है। ठीक है, आगे देखिए, ये गीत भी मंदाकिनी की है। ठीक है, मंदाकिनी ये गीत गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन पादप नीच पद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ पर अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले, पृथ्वी के आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपने प्रतिभा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। ठीक है, तो ये गीत भी मंदाकिनी का है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय दृश्य का गीत है ये कौमा। ठीक है, कौमा द्वितीय दृश्य में ये गीत गाती है कि यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठे घूट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर अब कब तू छली समाया, जीवन बंसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। ठीक है, तो ये कौमा गाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये नर्तकियों का गीत है। ठीक है, दूसरे अंक में। ठीक है, तो देखिए, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है, लो मनिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराला है। ठीक है, भर ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चुमने बलरियों से लिपटी तरु की डाली, यह लगा पिघलने मननियों का हृदय मृदुल प्रणय रोष भरा, वो हंसती हुई दुलारी भरी मधु लहर उठाने वाली है। ठीक है, भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इसकी प्याली खाली है, भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरल मिलाया है। ठीक है, तो ये जो गीत है ये नर्तकियों द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 गीत है। ठीक है, मैंने चारों गीतों को बता दिया। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।